यस हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। एजुकेशनल मटेरियल को आगे बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन 11 से हमको करना है, 10 तक हमारे हो गए थे, राइट। चलिए तो देखिए दोस्तों, 11th क्वेश्चन में क्या बातें हो रही है। एंटिटी एक्स जो कि एक कस्टमर है एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एंटिटी वाई जो कि सप्लायर है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years फॉर द राइट टू यूज अ व्हीकल। The vehicle is explicitly specified in the contract and whether entity Y has substantive substitution right in each of the following scenarios. So यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट जो है ऑलरेडी अवेलेबल है सप्लायर के पास में, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है। बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हो पाएगा क्या, इसको जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सिनेरियो नंबर 1, राइट। तो सिनेरियो 1 में देखिए कहता है एंटिटी वाई हैज नो सब्स्टिट्यूशन राइट फॉर द फर्स्ट 4 years। शुरुआत के 4 सालों में कोई सब्स्टिट्यूशन राइट जो है नहीं है फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। However, after 4 years, entity Y can substitute the vehicle at any time। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर अपन बात करें लीज पीरियड की, तो शुरुआत के 4 साल तक तो ये सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट जो है वो नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यानी 4 साल तो बिना किसी टेंशन के जो लीज पीरियड है वो गुजर सकता है, सामने वाला एसेट्स को यूज कर सकता है। 4 साल तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 साल के बाद में दिक्कत होगी, तो जब 4 साल के बाद में दिक्कत होगी तो बाद में देख लेंगे ना। 4 year के बाद में ये सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट आ रहा है, इसका मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के एक्सपायर हो जाने के बाद में, तो हम ये कहेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लीज टर्म जो है वो 1 to 4 years हो जाएगा। ये हमारा लीज टर्म होगा जो कि नॉन कैंसलेबल पीरियड कहलाएगा। 4 साल के बाद में सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट विल कम्स इनटू द पिक्चर और वो फिर बाद में लीज को जो है आइडेंटिफाई होने से रोक देगा। तो 1 to 4 years तक कोई दिक्कत नहीं है, 4 year के बाद में दिक्कत है, तो 1 to 4 year के लिए हमारे पास में यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीज का होगा, बियॉन्ड दैट नहीं हो पाएगा। सेकेंड वाले सिनारियो में कहता है एंटिटी वाई हैज अ राइट टू सब्स्टिट्यूट व्हीकल ओनली ऑन द अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, ओनली ऑन द अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट दैट इज इन केस ऑफ अ ब्रेकडाउन ऑफ द व्हीकल। देखिए दोस्तों, ये दोनों ही बात हमने अपने स्टडी मटेरियल में पढ़ ली थी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे या किसी टाइम एक्सपायर होने के बाद में या किसी इवेंट के होने पर ऐसे जब कोई सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट अगर आ रहे हैं तो उनको एसएसआर की कैटेगरी में हम लोग नहीं काउंट करते, वो तो आपका नॉर्मल रिप्लेसमेंट है और वो सारी की सारी चीजें आपके लीज के आइडेंटिफिकेशन पे प्रभाव नहीं डालेगी। तो इसके तो दोनों ही सिनारियो में हमारे पास में एसएसआर जो है वो अवेलेबल नहीं है और ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही कंडीशन में लीज का है। तो देखिए एंटिटी वाई हैज द राइट टू सब्स्टिट्यूट द एसेट्स आफ्टर 4 years ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। The substitution right is not substantive because entity Y does not have the practical ability to substitute alternative asset throughout the period of use. Now please ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने पूरी बात नहीं लिखी है। throughout the period of use यहाँ पे 1 से लेके 4 साल तक ही है ना, 1 से लेके 4 साल तक ही throughout the period of use है, 4 साल के बाद में ये नहीं है, ठीक है ना। फिर बाद में सिनेरियो 2 में कहता है Y has the right to substitute the asset only in case of breakdown of the vehicle and the substitution right is not substantive because entity Y does not have the practical ability to substitute alternative asset throughout the period of use। तो देखिए दोस्तों, ये ब्रेकडाउन वाली कंडीशन आ गई। तो ब्रेकडाउन से तो क्या होता है कि चीजें अगर रिप्लेस भी करी जाती है तो भी वो हम रिप्लेसमेंट में या सब्स्टिट्यूशन में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो नॉर्मल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये सारी की सारी बातें हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, है ना। और ये आपको इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है, ये कोई पर्टिकुलर डेट पर या किसी इवेंट पर अगर ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन की बात होती है तो वो चीज आपकी एसेट सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में नहीं फॉल करेगी। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 11 के बाद में आ जाते हैं अपने लोग 12th में। अ क्लब एंटर इनटू एन अरेंजमेंट to have an exclusive right to use a specific auditorium every Saturday and Sunday for a 5-year period to screen movies for its members. During rest of the week, the owner of the auditorium can use it for any other purpose. ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों हमने स्टडी मटेरियल में किया था, जहां पे एक कुछ गोडाउन या कुछ वेयरहाउस वगैरह था जिसको हम मई या जून के महीने में काम में लेते थे, बाकी के पूरे 10 महीनों में वो जिसका वो गोडाउन या वेयर हाउस है वो उसको काम में लेगा। यहां पर ये सैटरडे और संडे मतलब एक वीक में 2 दिन
अपने एम्प्लॉयज के लिए ये क्या करते हैं, अपने मेंबर्स के लिए इस ऑडिटोरियम को बुक करते हैं और जो चाहे इसमें मस्ती करते हैं, मूवीज वगैरह देखते हैं। क्योंकि अगर 7 दिन में 5 दिन काम कर रहे हैं तो 2 दिन ये लोग मस्ती कर रहे हैं। तो अब कहने का मतलब, क्या ये सैटरडे और संडे को ये जो मूवीज वगैरह ये लोग कर रहे हैं, मेंबर्स के लिए प्लान कर रहे हैं, सैटरडे और संडे को इसका जो मालिक है वो क्या आकर इनको इंटरफेयर कर सकता है? क्या नहीं सर, आज तो आप ये मूवी मत देखिए, आज कुछ और कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। मतलब सैटरडे संडे को तो वो बिल्कुल मना नहीं कर सकता, और 5 दिन हम उसको नहीं मना कर सकते, हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो ऐसा ये केस बन गया है। कहता वेदर द सेड कॉन्ट्रैक्ट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ लीज। दोस्तों चलिए बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सेम वो का वही क्वेश्चन हो गया जो हमने वेयर हाउस वाला किया था। वहां पे आप आउट ऑफ 12 मंथ्स 2 महीने वेयर हाउस को यूज कर रहे थे अपनी इच्छा से। यहाँ पे 7 दिन में 2 दिन ये ऑडिटोरियम यूज किया जाएगा कस्टमर की इच्छा पे। तो हम यहाँ पर बिल्कुल लीज कॉन्ट्रैक्ट को इंटरप्रिटेट करके चलेंगे, ओनली फॉर सैटरडेज एंड संडेज, केवल इन पोर्शन के लिए ही बात हो रही है। और यहाँ पे हमने वैसे भी केवल सैटरडे और संडे के लिए ही हमको पैसा देना पड़ेगा, बाकी दिनों के लिए हम पैसा नहीं देंगे। इज दैट क्लियर दोस्तों? क्या बात आपको क्लियर होगी सारी की सारी? बताइए, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा? इन द गिवन केस द पीरियड ऑफ यूज कंसिस्ट ऑफ नॉन कॉन्जिक्यूटिव डेज एज क्लब कैन यूज द ऑडिटोरियम फॉर एवरी सैटरडे एंड संडे ओवर द 5-year कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। तो सैटरडे और संडे को मैं ऑडिटोरियम को एज एन एसेट यूज कर रहा हूं और मेरा जो मन करे मैं उसके अंदर करूंगा। अब देखिए वो प्रोटेक्टिव राइट वाली बात फिर से आ जाएगी। कल को आप ऑडिटोरियम के अंदर जाकर धूमधाम कर दोगे, तोड़ बोड़ दोगे, तो वो तो काम तो नहीं चलेगा, है ना? ऐसा नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब प्रोटेक्टिव राइट को सेट असाइड करते हुए हम सैटरडे और संडे को हमारे हिसाब से ऑडिटोरियम को यूज करेंगे। जो मन होगा, जो मूवी देखनी होगी वो देखी जाएगी, whatever the case may be. So the use of the same auditorium by the owner during the remaining days of the week throughout the 5 period does not prevent the contract from being a lease. क्योंकि हमारा यहाँ पे दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ये नहीं देखा जाता कि कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का हुआ है ना? कॉन्ट्रैक्ट अगर अपना 5 साल का है, 5 साल तक अगर ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, तो इन 5 साल में हर सैटरडे संडे ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब अपने को ये राइट देता है कि ये ऑडिटोरियम 2 दिन के लिए आपका है। उसमें फिर कोई दूसरा कोई कस्टमर वगैरह नहीं आ पाएगा। तो ये वाली बात होती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 में वाई ओन्स अ लार्ज शॉपिंग सेंटर, कस्टमर एक्स एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू लीज अ स्पेसिफाइड रिटेल स्पेस फॉर 5 years अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। एंटिटी वाई कैन रिक्वायर एक्स टू रीलोकेट टू अनदर रिटेल स्पेस विद इन द शॉपिंग सेंटर। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या है, एंटिटी वाई जो है उसके पास में एक प्रकार से राइट आ गया कि वो एक्स को रीलोकेट कर सकता है किसी अनदर रिटेल स्पेस में विद इन द शॉपिंग सेंटर। तो उसी शॉपिंग सेंटर के किसी दूसरे रिटेल स्पेस में वो शिफ्ट कर सकता है। तो एक प्रकार से ये यही कह रहा है कि सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट जो है वो इसके पास में है। एन एंटिटी वाई वुड नीड टू पे फॉर कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन एंड प्रोवाइड एक्स विद अनदर स्पेस ऑफ सिमिलर एट्रीब्यूट्स। अब देखो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई कि अगर ये हुआ तो एंटिटी वाई को कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन वो देना पड़ेगा और सिमिलर एट्रीब्यूट्स का जो दूसरा स्पेस है वो एंटिटी एक्स को देना पड़ेगा। तो देखिए सीधी सी बात है, स्पेस तो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि जितना स्पेस मेरे पास में पहले था उस शॉपिंग सेंटर के अंदर उतना स्पेस तो मुझे चाहिए ही रहेगा। तो रीलोकेशन के लिए सिमिलर स्पेस की तो आवश्यकता होगी ही होगी, प्लस इस पे जो भी मेरी कॉस्टिंग आएगी वो कॉस्टिंग का भी रीइंबर्समेंट मेरे को मिलने वाला है। यानी कॉस्टिंग का भार कौन उठाएगा? एंटिटी वाई रादर देन कस्टमर एक्स। कस्टमर एक्स को कोई कॉस्ट की चिंता करनी नहीं है, रीलोकेशन की सारी कॉस्ट एंटिटी वाई देखेगा। तो एंटिटी वाई के लिए तो कॉस्ट आ गई यहाँ पर अगर रीलोकेट कर रहा है तो। अब एंटिटी वाई वुड ओनली बेनिफिट इकोनॉमिकली फ्रॉम रीलोकेटिंग एक्स इफ अ मेजर न्यू टेनेंट वर टू मूव इन taking up a large amount of space at a sufficiently higher rate than the existing tenants। अब देखिए दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति क्यों करेगा? मतलब मेरा एक कस्टमर है, मैं उसको उस जगह से निकाल कर किसी दूसरे स्पेस में फिट कर रहा हूं क्योंकि एक मेरे पास में नया ऐसा कस्टमर आया, उसको थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए और वो मुझे रेंट भी है ना अच्छा खासा ऑफर कर रहा है। तो जब मेरे पास में कुछ बेनिफिट होगा तब जाके मैं ये काम करूंगा, है ना? तभी तो मैं ये खर्चा उठाऊंगा, अदरवाइज मैं ये खर्चा नहीं उठाने वाला। तो ऐसी कंडीशन में ऑल्दो इट इज पॉसिबल that those circumstances may arise at inception of the contract if it is not likely that those circumstances will arise,
सो वेदर एंटिटी वाई हैज सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स। अब देखिए दोस्तों, ये आप क्या डिसीजन लेंगे इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है, वही एसएसआर के ऊपर क्वेश्चन हो गया, एसएसआर इस क्वेश्चन के अंदर है या फिर नहीं, उसके बेस पर आगे का डिसीजन हो जाएगा। बताइए जरा। हाँ जी दोस्तों, तो आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो चलिए इवैल्यूएट भी कर लेते हैं इसको। तो देखिए, ये खुद कह रहा है कि एट द इंसेप्शन ऑल्दो इट इज पॉसिबल दैट दो सर्कमस्टेंसेस में अराइज एट इंसेप्शन, यानी कॉन्ट्रैक्ट चालू हो रहा है उस समय तो आपको क्या पता कोई दूसरा टेनेंट मिल सकता है जिसको उसी समय आप दे दीजिए वो स्पेस, लेकिन इट इज नॉट लाइकली, क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट लाइकली दैट दो सर्कमस्टेंसेस विल अराइज। आगे मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है, सामने वाले के फैक्ट्स से ही ये बात पता चल रही है कि ऐसा सर्कमस्टेंस अराइज होगा। तो सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है क्या इस क्वेश्चन के अंदर? टेक्निकली देखेंगे फाइनल आंसर तो हो जाएगा नो, लेकिन सबसे पहले आंसर क्या होगा इसके अंदर? सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन राइट है, ऐसे आंसर दिया जाएगा। सब्स्टिट्यूशन राइट है क्या? हाँ, लेकिन क्या वो सब्सटैंटिव है? नहीं सर, सब्सटैंटिव नहीं है, सब्सटैंटिव नहीं है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। आगे आपको ऐसा कोई किराएदार नहीं मिलने वाला जो आपको इतना ज्यादा अमाउंट ऑफर कर दे, इतनी अमाउंट क्वांटम जो है स्पेस वो किराए पे ले ले। तो अब ये इस चीज को प्रैक्टिकली आगे बढ़ाना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, तो फिर बाद में ये सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं कहलाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट फिर जो है वो लीज का हो जाएगा, यानी कस्टमर एक्स जो है वो मेरा लेसी है और हम कहलाएंगे लेसर। ये कॉन्ट्रैक्ट किसका हो जाएगा? लीज का हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या कहता है, even though entity Y has the practical ability to substitute the retail unit, it could benefit economically from substitution only in specific circumstances. So at inception of the contract, those circumstances are not considered likely to arise. ठीक है ना। आगे चलकर अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका हमको कोई प्रोबेबिलिटी नजर नहीं आ रहा। Therefore, as per the paragraph of the standard, entity wise substitution right is not substantive. तो एसआर तो है लेकिन वो सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं है, इसलिए फिर बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट आपका लीज का हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं। क्वेश्चन 14 क्या कहता है, देखिए, एंटिटी एक्स अ यूटिलिटी कंपनी एंटर्स into a contract for 20 years with entity Y, a power company, to purchase all of the electricity produced by a new solar power station. अच्छा, the solar power station is explicitly specified in the contract and PQR has no substitution right. Okay, तो सोलार पावर स्टेशन जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम लिखा हुआ है कि ए वाला सोलार पावर स्टेशन है और इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन राइट जो है वो नहीं है। एंटिटी वाई ओन्स द सोलार पावर प्लांट स्टेशन एंड विल रिसीव टैक्स क्रेडिट रिलेटिंग टू द कंस्ट्रक्शन एंड ओनरशिप ऑफ द सोलार। अरे ये तो वो आ गया रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट वाला, सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया ये तो, है ना। आरईसी का क्वेश्चन किया था ना अपन ने स्टडी मटेरियल के अंदर, तो सेम ये तो वही है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर टैक्स क्रेडिट किसको मिल रहा है? असेसी को मिल रहा है। अच्छा, सोलार पावर को कौन कंज्यूम करेगा? कस्टमर कंज्यूम करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट का बेनिफिट किसको मिलेगा? कस्टमर को मिलेगा। तो सीधी सी बात है, यहां पर सब्सटैंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट जो है सोलार पावर स्टेशन से रिलेटेड वो कस्टमर को मिल रहे हैं, इसलिए ये तो लीज का कॉन्ट्रैक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 14 सेम टू सेम वही क्वेश्चन हो गया अपना, है ना। आइए क्वेश्चन 14 के बाद में हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। एंटिटी एक्स कस्टमर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 years विद एंटिटी वाई। एज पर कॉन्ट्रैक्ट एंटिटी वाई इज रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल एन एयर कंडीशनिंग प्लांट इन इट्स ऑफिस प्रीमाइसेस। अच्छा, ये भी हो गया था ना अपना क्वेश्चन 15 और आई थिंक 16, 15 16 दोनों हो गए थे हमारे, करेक्ट। हाँ जी सर जी, 15 और 16 दोनों ही हो गए थे। 17 की बात करते हैं अपन, 17 देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 17 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटिटी एक्स जो कस्टमर है इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द ट्रांसपोर्ट एजेंसी एंटिटी वाई सप्लायर तो यूज अ पर्टिकुलर ट्रक स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। अच्छा, तो देखिए ये आप इंपॉर्टेंट बात हो गई, पर्टिकुलर ट्रक।
तो ये एक स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड एसेट हो गया है अभी तक। तो आगे के फैक्ट्स देखकर मालूम पड़ेगा कि आगे क्या होगा। तो 5 साल का पीरियड हो गया अपना ये। एंटिटी वाई कैन सब्स्टिट्यूट अनदर ट्रक ओनली इन केस ऑफ breakdown of the truck, and as per the terms of contract during the 5-year contract period, the driver hired by entity X can operate the truck, and entity X decide how to use the truck, such as when it is used and which goods will be carried on which route it will operate. However, there are certain contractual limitations to protect the interest entity Y in the truck, that is restrictions on moving it overseas or making modifications. दोस्तों बहुत ही क्लियर है, पानी की तरह क्वेश्चन बहुत ही साफ है। स्टार्टिंग में अगर अपन ने दोस्तों अच्छे से दिमाग लगा के सारी चीजों को कंसेप्चुअली पढ़ लिया है तो आंसर यहीं पे आ गया होगा कि देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, जो कस्टमर है दैट इज एंटिटी एक्स, उसके बिहाफ पर ये ड्राइवर उसको यूज कर रहा है। ड्राइवर को सारा इंस्ट्रक्शन एंटिटी एक्स से मिलेगा। कंट्रोल राइट टू डायरेक्ट द यूज जो है असेट्स का वो एंटिटी एक्स के पास में आ चुका है। रही बात सब्सटैंशियल सब्स्टिट्यूशन राइट की, तो वो तो बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तभी हम आगे की बातें कर रहे हैं। तो वो पहले से इसलिए नहीं है क्योंकि केवल ब्रेकडाउन के केस में वो एसेट्स रिप्लेस हो सकता है, अदरवाइज ये एसेट्स रिप्लेस होने के कोई चांस नहीं है। तो यहां पर हमारा राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द एसेट्स जो है वो हमारे पास में ही आ गया, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट में तो भैया लीज है ना। So in the given case, entity X has the right to direct the use of the truck throughout the period of use, as it has right to direct how and for what purpose the truck is used. So whether or when it is used and when or what, क्या लिखा है, whether or when it is used and what it is used. ये कुछ सेंस बन रहा है क्या इसका? whether or when it is used and what it is used. ये हाउ होना चाहिए ना। अब बताना दोस्तों मैं गलत हूं या मुझे आई थिंक अभी मुझे समझ नहीं आ रहा ये इंग्लिश। ये व्हाट की जगह मेरे हिसाब से शायद हाउ होना चाहिए, राइट? देख लेंगे इसको अपन, अगर इसमें मैं कुछ गलती कर रहा हूं तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा, ठीक है? मेरे हिसाब से तो ये हाउ आना चाहिए क्योंकि राइमिंग भी परफेक्ट नहीं बैठ रही है और मतलब भी इसका सही नहीं बैठ रहा। वेदर और व्हेन इट इज यूज्ड एंड हाउ इट इज यूज्ड फॉर थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज। हाँ ये वही है, हाउ ही है, ये गलत लिखा है इन लोगों ने, है ना, फालतू में कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये व्हाट नहीं हो पाएगा दोस्तों, ये हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, वो अपना श्लोक है ना इस इंडेक्स 116 का सबसे इंपॉर्टेंट, वही वाली तो बात है। तो कहता है द कॉन्ट्रैक्चुअल लिमिटेशंस आर मीन्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एंटिटी वाई इन द ट्रक एंड हेंस आर प्रोटेक्टिव राइट्स, वो तो आप जानते ही हैं, एंड डू नॉट अफेक्ट द असेसमेंट ऑफ वेदर एंटिटी एक्स हैज द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द एसेट्स। चलिए सर, हो गया काम अपना बहुत ही बढ़िया तरीके से, है जी। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइए आप सब लोग। क्वेश्चन 18 देखिए क्या कहता है। एंटिटी एक्स टेक्स ऑन लीज अ क्रॉस ओवर which is explicitly specified in the contract for a period of 2 years. As per the contract, entity X can drive it only up to a maximum of 150,000 kilometers during the period of 2 years, considering the cap on the number of kilometers that the crossover can be driven by it. Whether entity X obtains substantially all of the economic benefits from use of the crossover. देखिए दोस्तों 150,000 ये जो मैंने कैप लिमिट स्पेसिफाई करी है, इससे हमारे लीज के कॉन्ट्रैक्ट के आइडेंटिफिकेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और हमें 150 के अंदर रहकर ही डिसीजन लेना है। तो बताइए क्या 150,000 किलोमीटर को पूरा यूज करने का अधिकार है? 100% हमारा 150,000 किलोमीटर को यूज करने का अधिकार है, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल लीज है ना। तो in the given case, the economic benefits for the permitted mileage will be considered when assessing whether entity X has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the vehicle during the contract period, and the limit on the number of kilometers the crossover can be driven during the tenure of the contract does not prevent the contract from being a lease। ठीक है, तो देखिए फटाफट अपने क्वेश्चन होते जा रहे हैं और आपको इजी भी लग रहे होंगे, है ना। एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिया तो फिर बाद में क्वेश्चंस इजी लगने स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे काफी अच्छे केस स्टडीज इन लोगों ने बना के दे रखी है दोस्तों। और आपने अगर जीएफआरएस इलेक्ट किया है, जिन्होंने इलेक्ट किया है
जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए तो देखो करना ही है, लेकिन जिन्होंने जीएफआरएस सिलेक्ट किया है ना, उनके पेपर में ऐसे केस स्टडीज जो है वो आते हैं, तो यहां से एजुकेशनल मटेरियल से क्वेश्चंस आने के चांसेस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहता है एंटिटी एक्स जो कि एक कस्टमर है एंटर्स इनटू एन अरेंजमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years विद एंटिटी वाई सप्लायर फॉर द राइट टू स्टोर इट्स गैस इन अ स्पेसिफाइड स्टोरेज टैंक that has no separate compartments. At inception of the contract, entity X has storage right that permit it to use 60% of the capacity of the storage tank throughout the term of the contract, and entity Z, subsidiary of entity X, has arrangement with entity Y to use balance 40% कैपेसिटी ऑफ दैट सेम स्टोरेज टैंक थ्रू आउट द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 60-40% और एक वो रिजर्वॉयर का एक क्वेश्चन अपन ने स्टडी मटेरियल में किया था, बट यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन है, फैक्ट उसके जैसे ही है, बट यहाँ पे होल्डिंग और सब्सिडरी को बीच में लेके आ गए लोग, तो कंसोलिडेशन ओरिएंटेड बन गया ये। देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकल इसमें कुछ ज्यादा तो है नहीं, तो theoretical बात अपन कर लेते हैं। So whether there is an identified assets and whether the arrangement would be a lease in the respective standalone financial statement of entity X and entity Z, or in the consolidated financial statement of entity X. Will the answer be different in entity Z is an associate or joint venture of entity X and not a subsidiary of entity X? अब देखो दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन गया है ना। कैसे? क्योंकि अब आपसे पूछा गया है कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसका स्टेटस बताओ और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटस बताओ। अच्छा, ऐसे भी बताओ कि यदि एंटिटी जेड जो है वो सब्सिडरी ना होकर यदि जॉइंट वेंचर और एसोसिएट होता तो आपके आंसर पे क्या प्रभाव पड़ता। तो हम लोग दोस्तों स्टैंड अलोन बेसिस पर तो डिसीजन बिल्कुल आराम से ले सकते हैं, क्योंकि स्टैंड अलोन की यदि बात करी जाए तो सब्सिडरी नहीं, होल्डिंग नहीं, दोनों ही कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस है, सेपरेट एंटरप्राइजेस है। और अब मैं जो डिसीजन लूंगा वो लूंगा कि सब्सटैंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट एक स्टैंड अलोन एंटिटी कंज्यूम कर रही है कि नहीं कर रही। ग्रुप एंटिटीज की बात नहीं करेंगे जब अपन स्टैंड अलोन या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। समझ गए ना मेरी बात आप लोग, है ना। तो बताओ, आप सब लोग बताओ दोस्तों कि क्या होगा सबसे पहले सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, होल्डिंग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, किसी के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये लीज है या फिर नहीं। पहले सवाल का उत्तर दीजिए। हाँ जी दोस्तों, तो आई होप आप सब लोगों ने इसका आंसर जो है वो सोच लिया होगा। देखिए दोस्तों, जब तक अगर अपन बात करते हैं स्टैंड अलोन बेसिस पे, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिस पे, तो कस्टमर कौन है? एंटिटी एक्स है ना। तो देखिए एंटिटी एक्स का हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो एंटिटी एक्स के पास में 60% राइट है उस गैस, सेफ्टी गैस टैंक जो भी है वो उसको यूज करने का, और वहीं एंटिटी वाई के पास में 40% राइट है। तो ना तो 60% सब्सटैंशियली ऑल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना 40% सब्सटैंशियली ऑल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इनके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यहां पर लीज जो है वो अनआइडेंटिफाइड रहेगी, लीज इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो सकती। समझ गए आप लोग मेरी बात? लीज इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो सकती, है ना। लेकिन एज फार एज द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंसर्न, कैसे बनेंगे? x प्लस वाई इक्वल्स टू CFS। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में x और y दोनों आ जाते हैं, तो अब दोनों आ जाते हैं तो इसका मतलब 100 की 100% कैपेसिटी यूज कौन कर रहा है? द ग्रुप, द सिंगल एंटिटी, द ड्यूअल एंटिटी आप कह सकते हो। मतलब डुअल एंटिटी का मतलब ये हो गया कि एक्स और वाई का मिश्रण जो है ना। तो एक्स वाई जैसी अगर बहुत सारी सब्सिडरी होती तो जो ग्रुप बनता हमारा, जिसको हम एक इकोनॉमिक एंटिटी कहेंगे, जिसमें सारी की सारी होल्डिंग और सब्सिडरी आ जाएगी, तो सारा कैपेसिटी जो है वो एक ही ग्रुप में यूज हो रहा है। इसका मतलब CFS लेवल पर ये लीज है या नहीं है दोस्तों? तो देखिए आपका आंसर आना चाहिए कि CFS लेवल पर ये लीज है, क्योंकि 60% मेरा एक हाथ यूज कर रहा है, 40% मेरा दूसरा हाथ यूज कर रहा है, बट एट द एंड मैं ही पूरे के पूरे इस रेजर्वोयर को, गैस के स्टोरेज को यूज कर रहा हूं। आगे बात समझ में? अब ये देखो क्या कह रहा है, एक्स और वाई की बात समझ में आ गई सर, बट व्हाट अबाउट जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट्स? अगर जेवी और एसोसिएट्स होंगे तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं कि कंसोलिडेशन में जो ग्रुप है ना, ग्रुप जिसको हम कहते हैं, ग्रुप में वैसे तो क्या होता है कि कौन कौन सी चीजें आती है? होल्डिंग है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है और जॉइंट वेंचर है। ये सारी की सारी एंटिटीज जो है वो कंसोलिडेशन में हम लोग पढ़ेंगे। बट मैं आपको बताता हूं मेन बात ये
कि कंसोलिडेशन होता सिर्फ होल्डिंग और सब्सिडरी का है, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर का हम लोग कंसोलिडेशन नहीं बल्कि इनकी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करते हैं। इनका कंसोलिडेशन का कुछ तरीका ही अपना अलग होता है ना। तो टेक्निकली या देखा जाए तो सब्सटेंस में अगर मैं कहूं, एसोसिएट एंटिटी और जॉइंट वेंचर एंटिटी का हम लोग कंसोलिडेशन नहीं करते हैं बल्कि इनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, इन्वेस्टमेंट में कुछ एडजस्टमेंट होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों मैं अभी आपको नहीं बताने वाला, ये हम सीएफएस में डील करेंगे, ठीक है। तो एसोसिएट जॉइंट वेंचर जो है वो ग्रुप में एक प्रकार से देखा जाए तो टेक्निकली शामिल नहीं होते हैं। तो ये अपना इंडिपेंडेंट जो भी यूज करें, जॉइंट वेंचर अपनी कैपेसिटी जो भी यूज करे, ये कभी भी हमारे ग्रुप में मर्ज नहीं हो सकती, क्लब नहीं हो सकती। तो हमारा आंसर जो है, कहता ना, विल द आंसर बी डिफरेंट इन एंटिटी जेड इज एन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर ऑफ एंटिटी एक्स एंड नॉट अ सब्सिडियरी ऑफ एंटिटी एक्स। तो हाँ, तो फिर बाद में हमारा आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये अच्छा वाई नहीं है, सॉरी जेड है, सॉरी गलती हो गई मुझसे, यहां पे मैं इसको लिखता हूं एंटिटी जेड, ठीक है ना। तो ये जो जेड वाली एंटिटी है ना, अगर ये सब्सिडरी है तो कंसोलिडेटेड लेवल पर ये लीज हो जाएगी, लेकिन अगर ये सब्सिडरी की जगह एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर है ना, तो कंसोलिडेटेड लेवल पर भी ये लीज नहीं होगी, सीएफएस लेवल पर भी ये लीज जो है वो नहीं होगी। समझ गए कि नहीं समझे? ये सारी की सारी बातें एक्सप्लेन हो गई होगी, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है दोस्तों। कंसोलिडेशन बस इसके अंदर इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया। स्टैंड अलोन बेसिस पे देयर इज नो लीज बिकॉज कोई सब्सटैंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं यूज ले रहे हम लोग। 60% जो है वो फार दूर है, कहां से? 100% की लिमिट से। 100% या तो 100% हो या 100% के क्लोज हो, जिसमें हम लोग 90% को एक प्रकार से एकेडमिक्स में बेंचमार्क मान के चलते हैं। थोड़ा बहुत अगर 89, 88, 87, 85 तक भी गया तो भी ठीक है, एंटरटेन कर लेंगे, बट वही बात है 90 से नीचे उतरते ही आपको नोट्स देना स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना। नोट में आप क्या बताएंगे कि हाउ टू इंटरप्रेट द वर्ड सब्सटैंशियल विद रिस्पेक्ट टू द लीज कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, तो 19th क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इसका आंसर देख लें एक बार। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ standalone financial statement of entity X and entity Z, there is not an identified assets, कोई identified assets नहीं है, since capacity portion is not physically distinct and neither entity X nor entity Z on standalone basis has the right to use substantially all of the capacity of the asset. So however, from the perspective of consolidated financial statements, the reporting entity is the group comprising entity X and entity Y. So as the reporting entity, the group has the right to use substantially all of the capacity of the asset and hence there is an identified assets at a group level and the arrangement would be considered as a lease of the specified storage tank. यदि एंटिटी Z सब्सिडरी ना होकर एसोसिएट या जॉइंट वेंचर होता है तो अकाउंटिंग विल बी अलोंग द लाइंस ऑफ अकाउंटिंग इन द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एंटिटी X सिंस एन एसोसिएट्स और अ जॉइंट वेंचर इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। यानी एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर जो है वो हमारे ग्रुप की डेफिनेशन में शामिल नहीं होते। तो अ ग्रुप कंप्राइजेज अ पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरीज और फेलो सब्सिडरीज, है ना। पेरेंट सब्सिडरी, अब सब्सिडरी में ही फेलो सब्सिडरी आ गई, तो ग्रुप के अंदर ये पेरेंट और सब्सिडरी ही शामिल होते हैं। तो द रिपोर्टिंग एंटिटी हेयर इज एंटिटी एक्स विच डज नॉट हैव राइट टू यूज सब्सटैंशियली ऑल ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द एसेट। इसका मतलब एंटिटी एक्स जो है वो जब अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा तो एक्स किसी को भी कंसोलिडेट नहीं करेगा, बिकॉज एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर का कंसोलिडेशन नहीं होता है। अब जो इंटरमीडिएट में न्यू सिलेबस से आए हैं उन्होंने तो कंसोलिडेशन पढ़ा होगा कि कंसोलिडेशन क्या होता है। बोला सर ये बार बार कंसोलिडेशन क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन जो ओल्ड सिलेबस से हैं उनको इस चैप्टर का कभी सामना करने को मिला नहीं है। तो आपको दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, हम जब सीएफएस की शुरुआत करेंगे तब आपको मैं एकदम बेसिक से सिखाऊंगा। और जिन्होंने कर लिया है वो ये समझ लीजिए कि कंसोलिडेशन के अंदर जैसे हम होल्डिंग और सब्सिडरी को कंबाइन करते हैं, राइट, वैसे ही मैं आपको बता दूं कि अगर जॉइंट वेंचर और एसोसिएट होता ना तो उसको ऐसे कंबाइन नहीं किया जाता। जैसे हमारी एसेट्स में उसकी एसेट्स जोड़ देना, हमारी लायबिलिटीज में उसकी लायबिलिटीज जोड़ देना, ऐसा होता नहीं है जॉइंट वेंचर और एसोसिएट्स में। लेकिन जॉइंट वेंचर और एसोसिएट्स को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, वो बातें हम करेंगे वहीं पर, राइट। चलिए, इतनी बात हो गई। 20 वाले क्वेश्चन में आते हैं। ये कहता है साहब
entity X enters into a contract with entity Y for a period of 5 years for the use of a particular aircraft which is explicitly specified in the contract। अच्छा, एयरक्राफ्ट है और वो भी पता है, यूनिकली वो आइडेंटिफाइड किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन में दिया गया है। एक्सप्लिसिटली दिया गया तो बहुत बढ़िया बात, नहीं इम्प्लिसिटली भी होता है तो भी हम मान लेते हैं। अब ये बात देखनी है कि क्या इस एयरक्राफ्ट का सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट उसके पास है कि नहीं है। तो देखो कहता है द कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर स्पेसिफिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट, इट also contains contractual and legal restrictions on where the aircraft can fly. Subject to these restrictions, entity X decides whether, where and when and for what purpose, that is to carry the passengers or cargo, the aircraft will fly. So entity Y operates and maintains the aircraft using its own crew। अच्छा भैया जी, देखिए लीज पर हमने ले लिया, एक्स एंटिटी एक्स ने लीज पर लिया है, राइट, लेकिन अभी भी इस एयरक्राफ्ट को एंटिटी वाई ऑपरेट करता है और मेंटेन करता है अपने ही क्रू के हिसाब से। वेदर एंटिटी एक्स हैज राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ द एयरक्राफ्ट। दोस्तों बहुत बहुत ध्यान से समझिए कौन से पॉइंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है सर कि जो कस्टमर है ना उसके पास में राइट टू यूज होता है, स्टिल राइट टू यूज होता है, इवन इफ सप्लायर के ही पर्सोनल अगर एसेट्स को यूज करें, बट मेरा कंट्रोल होना चाहिए। किसका कंट्रोल होना चाहिए? मेरा मतलब कस्टमर का कंट्रोल होना चाहिए। यहां पे एंटिटी एक्स ही डिसाइड कर रहा है ना कि क्या होगा, वेदर, वेयर, व्हेन एंड फॉर व्हाट पर्पस द एयरक्राफ्ट विल बी यूज्ड। तो भैया देखिए ये जो क्रू वगैरह है जो ऑपरेट और मेंटेन कर रहा है ये सिर्फ हमारे इशारे पर काम करेगा, इनका खुद का पर्सनल कोई डिसीजन मेकिंग राइट उसमें नहीं है। तो बहुत ही क्लियर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लीज है, आइडेंटिफाइड एसेट्स है, सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट यहां पे नहीं है, और यहां पर देखिएगा राइट टू डायरेक्ट द यूज है। मेन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने चालू हो गए, अब वो RDU वाले टॉपिक से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए। तो राइट टू डायरेक्ट द यूज हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्लियर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए इन द गिवन केस एंटिटी एक्स हैज द राइट टू ऑब्टेन सब्सटैंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम यूज ऑफ द एयरक्राफ्ट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज एंड अकॉर्डिंगली हैज द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द एयरक्राफ्ट, है ना। तो हमारे पास में राइट टू डायरेक्ट द यूज है। सो द कॉन्ट्रैक्चुअल रेस्ट्रिक्शन अबाउट वेयर द एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई डिफाइन द स्कोप, ये आपके प्रोटेक्टिव राइट्स हैं। Access right to use the aircraft, they are protective rights that protects entity Y's interest, that is investment in the aircraft, or to ensure the entity Y is in compliance with the applicable laws and regulation. Entity Y operates the aircraft, but entity Y's decision in this regard do not give it right to direct how and for what purpose the aircraft is used. Instead, these direct decisions are dependent upon entity X's decisions about how and for what purpose the aircraft is used. So entity X makes all the relevant decisions regarding whether, where and when the aircraft travels, as well as the passengers and cargo that it will transport throughout the period of use. Further, entity X has the right to change these decisions throughout the period of use. Accordingly, entity X के पास में ही ये right to control the use या direct the use of the assets है, और ये contract lease का है साहब। तो ये हो गए हमारे next 10 क्वेश्चन। आपको बताइए दोस्तों समझ में आए कि नहीं आए, है ना। तो मेन चीज वही है दोस्तों, वही है कॉन्सेप्ट, एकदम बढ़िया से पढ़ लो, बाकी अपने आप होता चला जाएगा। अच्छा आगे आते हैं 21 वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये कहता है सर इन द फॉलोइंग सिनारियोज व्हाट आर द सेपरेट लीज कंपोनेंट्स इन द कॉन्ट्रैक्ट। नहीं सर अब इसको नहीं कर सकते, सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट पर हमने अभी काम नहीं किया है ना। तो कहीं मिक्स में तो नहीं है ना क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, अब अपने को स्टडी मटेरियल में वापस जाना पड़ेगा। तो यहां तक 20 तक के क्वेश्चन जो है ना वो हो गए हमारे, जितना टॉपिक्स हमने अभी तक स्टडी मटेरियल से पढ़ लिया। अब स्टडी मटेरियल को और आगे बढ़ाते हैं, फिर वापस एजुकेशनल मटेरियल में आ जाएंगे दोस्तों, है ना। एजुकेशनल मटेरियल के सारे क्वेश्चंस करने हैं अपने को। तो आई होप आप सब लोगों को यहाँ तक के सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे, है ना। इसके आगे की शुरुआत करेंगे हम स्टडी मटेरियल से। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।